देखो, ये दुर्घटनाएं नहीं हैं, समाज के साथ जानबूझकर साजिश है। बनिया जो है ढीले पोले माने जाते हैं, उन्हें आसानी से दबाया जा सकता है और उनसे पैसे वसूल किए जा सकते हैं। ये इसकी साजिश है। तो ये दुर्घटना नहीं है, ये बदमाशी है। तो अभी कुछ दिन पहले वहाँ के जो ये थे अतर्रा पड़ता है बांदा में, हम्म वहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष जी थे, भाऊ जी थे, हम्म करीबन 70 साल उम्र है। हम्म उनके घर में घुस करके मारपीट की गई, उनकी बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ किया गया, बदतमीजी की गई, हम्म तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर एक राम शरण गुप्ता जी थे, उनके घर में दिवाली के दिन घुस करके मारपीट की गई, छेड़छाड़ किया गया उनकी बेटियों नहीं, के साथ लेकिन में। लेकिन नीरज, मैं ये कह रहा हूँ, हमारे बनिया कितने दुष्ट हैं कि मैं पिछले इतने समय से इन्हें जगा रहा हूँ, इनके ग्रुप में हूँ, इनको हर बार पोस्ट डाल रहा हूँ। ये दुष्ट हाँ जो हाँ। है किस बेशर्मी से जो है सिर्फ नोट कमाने में लगे हुए हैं। और इन्हें अपने ना आत्मसम्मान की चिंता है ना उसकी चिंता है। कायदे से उनको नहीं लगना चाहिए कि इस मॉडल में वो जुड़ के लग जाए, गली गली में संगोष्ठियां करें, लोगों को जोड़ें, चंद्रगुप्त बने। 2024 में इन दुष्टों को उखाड़ फेंक के हम एक नई व्यवस्था कायम कर सकते हैं। नहीं, आपकी बात हम यथार्थ सहमत हैं। नहीं, लेकिन नहीं नहीं लेकिन हम तो इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। जब समस्या आती है तो समाज को दुहाई देते हैं, जब इनसे पहले बोला जाता है जुड़िए आप नहीं, अपने हम ये कह रहे हैं कि यदि अज्यूम करिए कि ये सभी लोगों को जोड़ें और फिर जो है ना क्राइम फ्री भारत एक कॉल देगा कि हम थाली बजा के दीपक जला के जो है ना पूरे नगर को जगा देंगे। आप बताइए, आपको किसी को कोई पिटीशन नहीं देना पड़ेगी। जी जी पिटीशन मैथिली शरण गुप्त देंगे और आपके घर पे जाके सुनवाई होगी। जी जी। लेकिन लेकिन हम कितने ओछे चरित्र के लोग हैं कि हम अपना छोटा मोटा लाभ, हमारी समस्या खत्म हो जाए, लेकिन हम इस देश के लिए कुछ नहीं करेंगे। बात तो सही है। तो अब अभी भी जगाओ, मैं आपको कह रहा हूं। और ये मेरा मानना है कि बनियों को तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। कोई चंदा लेता है, अवैध वसूली होती है, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं इसके नाम पे, कहीं उसके नाम पे, कहीं कोई जो है इन देवी को बिठाना, उन देवी को बिठाना, अनर्गल जो है ना। और ये नेता आ रहा, वो नेता आ रहा है, किसी ना किसी बहाने से हर रोज जो है आपसे पैसा वसूला जाता है, आपको दबाया जाता है, बाहुबली आपके अत्याचार कर रहे हैं। और हम इतने दुष्ट हैं कि इनसे डरे रहते हैं, जो लीगल रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल है वो भी नहीं लेते हैं। अब एक इनके साथ ऐसे संज्ञान में आया था, इनके पास में घटना ये घट रही है कि ये काम करते हैं प्रॉपर्टी का, रजिस्टर्ड फार्म कांदा में जी हैं। हाँ। और इनके साथ क्या है खेल, वहाँ पर एक साथ में शिवर जी काम करते थे, गौरव नाम उनका, सुरेश शिवर है। और नाथ त्रिपाठी सचिव हैं केडी, वहाँ के बांदा डेवलपमेंट एसोसिएशन, बांदा विकास प्राधिकरण के। ओके। और जैसे इन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन का भी काम भी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन काम करने के बाद इनके पास करीबन साल भर पहले एक नोटिस आती है। ओके। नोटिस आने के बाद कि आप नक्शा बताइए, तो उसमें सुरेश शिवरे थे, वो दलाली करते थे इनके बताए अनुसार कि अरे परेशान न हो, हमारे सब सेटिंग वाले हैं केडीए में, जो ये सचिव साहब हैं, हम सब करवा देंगे। इन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान नहीं दिया, नोटिस रिप्लाई नहीं किया, इनके पास ध्वस्तीकरण आ गया। तो 5 लाख पीए अलर्ट हो गए कि यार मैं तो इसको पहले इतना पैसा उसने मांग करके नंबर 1 में 16 17 18 लाख, सॉरी 18 लाख रुपया नंबर 1 इन्होंने पैसा दे रखा था उसको। अब उसके बाद उसकी कमाई बंद उसी वक्त से कि मैं क्यों दूं पैसा, मैं ऐसे नंबर 1 काम कर रहा हूँ तो क्यों पैसा दूं ऐसे। अकल भी आ गई तो देना बंद कर दिया। तो प्रॉब्लम ये चालू हो गई, इनके पास दूसरी नोटिस आ गई तुरंत ही। और उस नोटिस पे जैसे हमारा मकान पैतृक बना हुआ है, येलो जोन में है, जो येलो जोन होता है वहां में नक्शा की जरूरत ही नहीं है। और बहुत पुराना मकान है और हमारे माँ बाप के नाम से है। तो जो माँ बाप के नाम से प्रॉपर्टी है, तो मुझे नोटिस कैसे दे सकते हो? ठीक बात है। तो उस इनके समय नाम तो नक्शा भी नहीं होते थे, बहुत सारी प्रॉपर्टी का ठीक ढंग से पेपर भी नहीं होते थे। कोई जो है ना वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नहीं होती थी कि जो उसको जो है ना अनुमोदित करे, तो वो सब होता ही नहीं था। तो इन्हीं के उसकी भी नोटिस आ गई। उसके बाद वो नोटिस नहीं रिप्लाई, उसकी नोटिस रिप्लाई किया इन्होंने कि साहब हमारा हो ही नहीं सकता, यहाँ पर येलो जोन में है। बिल्कुल ठीक है। ये कितना स्टिल है क्या? तीसरी नोटिस फिर आ गई इनके पास में कि एक 20 बीघा हवा की जमीन, वो हवा में है। नोटिस नंबर भी प्रॉपर है,
वार्ड संख्या कि उस जमीन के हम मालिक भी नहीं है, हमें मालूम ही नहीं वो जमीन कहाँ पर है। और मैं कागज निकालू किस डेट को उनको रिसीव हुई थी। ये 673 वार्ड संख्या 22 इनके पास रिसीव होती है। ये वहीं पड़ता, भुरेड़ी बांधा पड़ता है। और 20 बीघा जमीन की आती है कि 20 बीघा जमीन के आप मालिक को जवाब दीजिए इसका। और इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 की धारा 15 में निहित व्यवस्था अनुसार आप द्वारा उपाध्यक्ष सचिव से बिना मानचित्र स्वीकार कराए अथवा बिना अनुज्ञा प्राप्त किए मौजा मोहल्ला बड़ा बाईपास के पास भुरेड़ी बांधा में लगभग 20 बीघा क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकार के भू विभाजन एवं विकास कार्य किया जा रहा है। इस स्तर पर कोई स्वीकृत नहीं दिखाई गई और इनको नोटिस 13/9/22 को प्रेषित कर दी जाती है। लेकिन ऐसा कोई जगह इनकी नहीं है, ना इन्होंने ऐसा कोई डेवलपमेंट किया है। वहाँ पर इस नाम का कोई जगह नहीं है, हवा में जमीन है वो। तो उसको कहा जाए कि इस नाम की कोई जगह नहीं है, मैंने ऐसी कोई जगह डेवलप नहीं की है। आप कृपया स्पष्ट करें कि आपने हवा में जो है ना एक, और बल्कि इसमें आरटीआई के तहत जो है ना एक दूसरे से उनसे आवेदन वो भी मांगा जाए कि ये कितने। नहीं, आप एक आरटीआई लगाएं कि ये नोटिस कैसे जारी हुआ, नोटशीट में से किसने प्रोसेस किया, उन सब की जो है ना दस्तावेज मुझे देखें और हमें दें। मैं ब्रीफ में बता दूं, फिर मैं आपसे दवाई ले लूंगा इसमें क्या करना है। अभी आप आरटीआई लगाइए, ठीक है ना, इसका जवाब दे दीजिए कि इसका प्रॉपर्टी मेरी कुछ नहीं है, क्या नहीं है, ये जो कुछ भी जवाब है वो दे दीजिए कि इस नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, ये नोटिस अपने आप में अवैध नोटिस है, जो कुछ भी आपको जवाब देना दे दीजिए। इसके बाद एक आरटीआई लगाइए कि ये नोटिस जो है जारी करने के पहले किसने जो है ना इसको प्रोसेस किया है, राइट, सबकी नोटिंग क्या है, राइट, और इसकी किसके हस्ताक्षर से जारी हुआ है, वो सबकी कॉपियां मांगो। सर एक मिनट। और इन दुष्ट महोदय को कहो कि जो है ना अब जुड़ जाए क्राइम फ्री भारत से और लगे। कितने जूते लाते खाएंगे। अरे बहुत खा चुके हैं। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि मैं जो है अभी तो सर मैं सभी लोगों को जो है ना भेज रहा हूँ। ये अधिकांश दुष्ट मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। ये कितने निर्लज्ज प्राणी हैं, मुझे तो शर्म नहीं है, मतलब समझ में नहीं आती कि इतने निर्लज्ज क्यों हैं हम। बात वही तो है, अब कितना मतलब हम जूते लाते खाएंगे हैं। उसमें खुश भी हैं। अभी बता रहा हूँ, अभी तो स्टार्टिंग है। फिर 3 महीने बाद संशोधित नोटिस भी आ गई इनके खिलाफ, 3 महीने बाद कि ये संशोधित जमीन यहाँ पर है, वो भी जमीन, और उसमें सिर्फ सेल एग्रीमेंट है, सिर्फ सेल एग्रीमेंट लिया नहीं, अभी इनके नाम नहीं है वो इनके नाम। फिर एक 6 बीघा की आई नोटिस आती है इनके पास में, जो 3 बीघा इनके नाम है, 3 बीघा सेल एग्रीमेंट है। अब जो कोर्ट में जो है ना इन सब नोटिस को लगा दें कि ये व्यक्ति जो है अनावश्यक रूप से अपने उसका दुरुपयोग कर रहा है। और एक्चुअली इसके बाद इन्होंने खेल क्या कि जब इससे रहाइश नहीं पड़ी तो हमने जो 18 लाख रुपया नंबर 1 का पैसा दे रखे हैं उनको, तो उसकी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है। और सामने वाली पार्टी थाने में गई, वहां पर 20 लाख रुपया हवाला बता दिया कि हमसे 20 लाख रुपया दीपक गुप्ता से पाना है, और उनकी एफआईआर दर्ज हो गई। नहीं तो वो 20 लाख रुपए इनके पास कहाँ से आए थे और इन्होंने दीपक गुप्ता को किस काम के लिए दिए थे, और ये बिना जांच पड़ताल के कैसे एफआईआर दर्ज हो गई। ऐसी एफआईआर जो 20,000 लाख तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमने कितनी अच्छी पुलिस बनाई है जो हमारी सही रिपोर्ट लिखती नहीं है और दूसरे लोगों की झूठी फर्जी रिपोर्ट लिखती है। और ये तो छोड़िए, इसके बाद ये जहाँ एफआईआर चालू हुई, सेकंड एफआईआर एक न्यूज निकली तो इन्होंने रिप्लाई कर दिया कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं, और इनके पास रिकॉर्डिंग है कि सूर्यास्त के बाद घर पे आ रहे हैं केडीए के, वो जो केडीए के। अब इनका जो भी टेलीफोन पे बात होती है, जो कुछ भी होती है, उस पर कैमरे सीसीटीवी वाले वो वाले पीटीजेड कैमरे लगाए जाए जिसमें रिकॉर्डिंग होती है। और हाँ, हो गई, समस्या सॉल्व हो रही। हाँ। फिर वो जब घर पे आए शाम को सूर्यास्त के बाद में, माननीय अध्यक्ष महोदय खुद आ रहे हैं, न्यायाधीश महोदय, और इनसे पैसे मांग रहे हैं कि इनको रिकॉर्डिंग है कि हमें पैसे दे दो, खत्म हो जाए खेल सब। तो फिर ये जो है ना उसी को लगा के जो है ना ये जो अपराध है ये इसकी रिपोर्ट करें। में तो इन्होंने रिप्लाई कर दिया, उस पे ऑनलाइन में रिप्लाई कर दिया। रिप्लाई नहीं करना है इसमें, जो है ही शुड जो है एफआईआर दर्ज कराए। यदि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो उसके आप वो करें। देखिए खिलाफ 499/66 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत उसके लिए होगा, दूसरे फाइल के ऊपर हो गई। अभी भी उनको रहाइश नहीं पड़ी है उनके ऊपर।
इनका एक मकान था नंबर 1 का, उसमें क्या किया, ये रहते बाहर, इनके घर में गुंडे घुसे, सामान का चोरी किया, सामान सब फेंक दिया और खुद कब्जा कर लिया। जब इनको मालूम चला कि लेबरों को मार पीट के घुस गया, पुताई चालू थी, वो अंदर कब्जा कर लिए हैं, तो वो FIR ले गए, कंप्लेन के लिए गए कि मेरा साहब मकान है, यहाँ पे चोरी हो, गुंडे लूट के सामान ले गए और कब्जा कर लिया है। 1.5 महीने 2 महीने हो गए, FIR नहीं गई, चक्कर काट रहे हैं। तो पुलिस तो इसलिए बनी है ना आप, और हम कितने अच्छे हैं कि मैथिली शरण गुप्त इन लोगों को इतने समय से जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निकृष्ट प्राणी जूते लाते खाने के लिए ही बने हैं। झटके खाते हैं ना, तो इनकी अकल आती है। अब नहीं तो अभी अकल आ जाए, अभी क्या बिगड़ा है? रोज संगोष्ठियां करें, रोज मोहल्ले में जाएं, लोगों को जो है ना जोड़ना चालू करें। कल से जो है ना अभी 2024 में साला नियम कानून व्यवस्था ही बदल देंगे, सभी राजनेताओं को पराजित कर देंगे। वही सर, बहुत ज्यादा पर इनका शोषण भी वो लोगों ने बीच में कर लिया, जब नहीं इनका नहीं कर रहे हैं, वो तो सभी का कर रहे हैं। आज आपका नंबर है, कल परसों का नंबर है, किसी दूसरे का नंबर है, तीसरे का नंबर है। और चाहे हम एक दूसरे से शेयर करें चाहे ना करें, हर कोई किसी ना किसी तरीके से प्रताड़ित है। बिना प्रताड़ित एक व्यक्ति भी नहीं है। गैंगस्टर लगा दिया जाके इनके ऊपर, वही प्लानिंग थी उनकी, लगा दिया। अब ये है कि RTI इनकी ऊपर डाली जाएगी। अब हर चीज पे RTI पे डिटेल लो, किसने प्रोसेस किया क्या नहीं किया। और जो है 154 बन के तहत जो है पुलिस को जो है ना एकदम लीगल नोटिस, उसमें 2 के FIR पंजीयन करके वैधानिक कार्रवाई करें। वो ना माने तो 154(3) में फिर SP को दो, बाकायदा लिखते हुए कि 154(3) में हमारे थानेदार ने 154 में नहीं लिखा है, 154(3) के तहत यह आपकी वैधानिक जिम्मेवारी, आपसे अनुरोध है कृपया संज्ञान लें। वो ना माने तो इमीडिएटली 156(3) में कोर्ट में चले जाएं। नहीं, ये तीनों भाई, ये रिपोर्ट तो वही लगाता है ना, उस पर भी आप से रिपोर्ट लगा दिया SP की। नहीं, इतना आसानी से नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ आप लीगल नोटिस इस तरीके से बनाइए ना कि 154 बन के तहत इनकी वैधानिक जिम्मेवारी होते हुए इन्होंने जिम्मेवारी नहीं की, ये सब दस्तावेज अवेलेबल हैं। 154(3) में जो है ये SP की जिम्मेवारी है, राइट। यदि SP अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करता है तो उसके लिए कार्रवाई की जाए, प्रशासकीय कार्रवाई के लिए जो है ना आवेदन लगाया जाए। तो हम प्रॉपर ये डाल दें कि हम ये एप्लीकेशन 154 CRPC के तहत प्रेषित कर रहे हैं, प्रॉपर करके। नहीं, यह अपराध घटित हुआ है जो संज्ञेय अपराध वो है 39 CRPC के तहत। चूंकि यह मेरे संज्ञान में आया है, लिहाजा मैं इसकी रिपोर्ट करता हूं। तो फरियादी अलग रिपोर्ट करे, आप जो है ना एज ए सिटीजन रिपोर्ट करो, क्योंकि 39 के तहत ही आपकी जिम्मेवारी भी बनती है। 39 CRPC के तहत आम नागरिक की जिम्मेवारी बनती है। तो आप कहिए कि 39 से मुझे ये जो ना संज्ञेय अपराध मेरे संज्ञान में आया है, 39 CRPC के तहत यह मेरी वैधानिक जिम्मेवारी है कि मैं इसकी रिपोर्ट करूं। और आपकी जो है ना 154(1) के तहत वैधानिक जिम्मेवारी है कि आप इसका अपराध पंजीयन करें। लिहाजा आपसे अनुरोध है कि अपनी वैधानिक जिम्मेवारी का निर्वहन करें। ये भाषा यही रखना है। अच्छा। हाँ, अपराध का जो है मजनून संलग्न है, तो अपराध का पूरा मजनून साक्ष्य सहित संलग्न करके आप जो है ना नीरज व्यस्त करके अपना जो है ना सिग्नेचर मारो, भारत का एक नागरिक। अब जो इनके ऊपर ये ऑलरेडी दे चुके हैं, आप नहीं समझ रहे हो, आवेदक से अलग लगवाओ और सिटीजन के नाम से अलग लगाओ। अच्छा, सिटीजन नाम से सिटीजन मतलब जो है ना आप जो फरियादी नहीं है। देखिए इसमें सेक्शन 39 का यूज करो। सेक्शन 39 कहता है कि किसी भी भारतीय नागरिक को कोई भी संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलती है तो वो पुलिस को देने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य है, राइट। यदि वो उस जानकारी को नहीं देता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? जी। और यदि जो है वो नॉट ओनली वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है, बल्कि आप इनोसेंट हैं ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। इतनी बड़ी वैधानिक जिम्मेवारी है, राइट। तो आपको कहना है कि दिस इज माई वैधानिक जिम्मेवारी, और फिर उनसे कहना है कि ये आपकी वैधानिक जिम्मेवारी है कि 154(1) के तहत इसका संज्ञान लें, राइट। तो आपसे अनुरोध है कृपया 154(1) के तहत अपनी वैधानिक जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए मुझे जो है ना FIR की प्रतिलिपि दें। भाषा बिल्कुल ऐसे ही लिखना, उखड़ी सी जैसी मैं कह रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि इस तरीके की भाषा जो है ना पुलिस को अभी लेने की आदत नहीं है, उसे आदत डालना पड़ेगी।
जी जी हाँ, ये चीजें मतलब हम अपनी क्लेशन में एक नई एप्लीकेशन बनाना चालू करें, नई ड्राफ्टिंग करके, ये नई पॉइंट लीड कर। ड्राफ्टिंग में हम जो है सिटीजन की जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी अंडर सेक्शन 39 उसको हम इन्फोर्स कर रहे हैं। तो यदि जी हमारी वैधानिक जिम्मेवारी है और आपकी वैधानिक जिम्मेवारी है, तो एक वैधानिक जिम्मेवारी दूसरी वैधानिक जिम्मेवारी से कह रहा है कि प्लीज जो है ना डू योर जॉब। जी जी नाउ दिस, हम लोगों ने इनकी आदत खराब कर दी है, मेहरबानी हुजूर ये सब बंद करो। और तुम वकीलों ने तो बहुत ही ज्यादा आदत खराब कर दी है। ये तुम नहीं लोग की दुष्टता है कि इन लोगों को जो है ना आपने लॉर्ड बना दिया है। बात तो सही है, इनको वकीलों इनको शासकीय सेवक बनाइए। वकीलों ने दलाली कर करके ना काम हाँ, खत्म कर दी। हाँ, काम खत्म कर लिया। आप लोग जो है हुजूर करा देते हैं, उनसे पैसा लेके उसको दे आएंगे, तो आप लोग तो वो दलाली वाला काम करते हैं। अधिकांश वकील दलाल दलाल हैं। जी जी क्रॉस, उसके बाद क्रॉस एक मुकदमा होता नहीं, क्रॉस की तैयारी पहले कर लेते हैं कि पेशबंदी में लिखाइए। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, क्रॉस जैसी कोई चीज नहीं होती है। यदि जी जी मैं विक्टिम हूं और आप ऑफेंडर हैं, तो जी ऑफेंडर जो है ना फरियादी के विरुद्ध, जो विक्टिम के विरुद्ध जो है ना झूठी रिपोर्ट तो नहीं कर सकता ना, उसको क्रॉस नहीं कहा जाएगा। ये शुद्ध दुष्टता है पुलिस की। तो इस शुद्ध दुष्टता ये तो से आप मेरे ये बात लिखिए ना कि ये क्रॉस केस नहीं है, ये शुद्ध दुष्टता है आपकी। हाउ कैन यू जैसे जो है ना, जो जो विक्टिम है जिसने कुछ नहीं किया है उसके विरुद्ध आप जो है ना क्रॉस एफआईआर कैसे कर सकते हैं? और यदि वो कर भी देता है तो आप जो है ना उसमें ईआर रिपोर्ट लगाइए, 182/211 के तहत कार्रवाई करिए। ये शुद्ध रूप से जो ना झूठी रिपोर्ट है। आपसे अनुरोध है कि 182/211 ईआर लगा के 182/211 के तहत जो है ना फरियादी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। देखो, हम कब तक जो है ना मूर्खों जैसे जो है ना हाथ जोड़ते रहेंगे? भाई गुलामों के नियम कानून, गुलामों की वही पुलिस, और आपने गुलामों की आदत, और आप भी अपने सब लोग जो है ना जो वकील वकील हैं अपने हित साध रहे हैं नहीं वही दुष्टों जैसे। देखिए मेरे पास दुष्टता हम सब लोगों पे सवार है। मेरे पास एक ऐसे केस आया था, अभी उसमें अभी फोन आया था मानवाधिकार से भी, सीओ के पास आई होगी, वहाँ पर एसीपी के पास आया है जांच। हमने हम्म। मानवाधिकार में कंप्लेन करवाई थी साथ में, तो अभी आया, तो उन्होंने बुलाया तो यही देखो बात। इसमें आपको मानवाधिकार, आरटीआई, इन सब का यूज करना पड़ेगा। और जी जी आरटीआई में उस एप्लीकेशन को कैसे प्रोसेस किया उसकी नोटिंग की कॉपी मांगो। ओके। केवल सिग्नेचर नहीं चाहिए कि दस्तावेज दो हमको, नहीं, हमें जी जी जो जो है ना फाइल पे कैसे प्रोसेस हुआ, फाइल की नोटिंग दीजिए मुझे। अच्छा, प्रोसेस की अभी तक जिसमें पेश। हाँ, तो उसमें जो बाबू ने गड़बड़ किया होगा वो सब आएगा, उनको सह अपराधी बनाया जाए ना। प्रोसेस देखो, रिपोर्ट देखो मांगने आ ये जाए। देखो ये कानून जो बना है उसमें उतनी गड़बड़ी नहीं है। जी जी हम लोग जो है ना उसकी कंप्लायंस मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर पाए हैं, जी जी और हमने इन्हें लॉर्ड बना के रखा है। जी नोबडी इज लॉर्ड, दे आर ए लीगली पब्लिक सर्वेंट विथ ए प्रॉपर लीगल अकाउंटेबिलिटी। हम उसे रीइंफोर्स नहीं कर पाते हैं, तो वो रोज कानून अपने हाथ में लेते हैं और आपको जूते मारते हैं, डंडे मारते हैं, सब कुछ करते हैं। करते कि नहीं करते? करते जो हैं, सही जो बात भी वो कर रहे हैं वो गलत है कि नहीं है, अवैधानिक है कि नहीं है? है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो भी पुलिस कर रही है वो अवैधानिक है कि नहीं है? सरासर अवैधानिक है। तो फिर वैधानिक। हम जो है चारों तरफ एविडेंस इकट्ठा कर ले, वो जी जी वो कहीं ना कहीं तो बात करेगी। बिना जो है ना जी कैमरों के जो है ना हम चलेंगे ही नहीं। जी जी बॉडी अब में बात। बॉडी बॉडी कैमराज आने लग गए आजकल, बॉडी कैमरे लगाओ साले चार चार। जी जी नहीं नहीं, आप जो है इनको घेरना पड़ेगा आपको। और सबसे अच्छा काम जो है, बहुत सरल काम है, कि अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ो। 12-15 महीने की बात है, जगह जगह संगोष्ठी करो, लोगों को जोड़ो। 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे, पूरे 543। और नहीं फिर सर। ऑर्डिनेंस के माध्यम से, बिना राज्यसभा से, क्योंकि राज्यसभा में तो इन्हीं की दुष्टों की जो है ना मेजोरिटी रहेगी, तो जी जी बिना राज्यसभा के ऑर्डिनेंस लाके इकोसिस्टम बदल देंगे। ये जितने भी जी दुष्ट हैं ये जेल में सड़ने के लिए बेबस होंगे। जी जी किसी में तो हिम्मत होना चाहिए। मैथिली गुप्त इतने हिम्मत से कह रहे हैं, और हम तो आपके जो है ना सभी सभी उसमें रोज डाल रहे हैं। हम लोग कितने निर्लज्ज और दुष्ट लोग हैं, हमें नहीं लज्जा ही नहीं आती है। सर, आपकी वीडियो में डेली सुनता हूँ तो मुझे बहुत सीखने को मिला, जो चीज़ हमने किताबों में नहीं पढ़ा था ना, हाँ, तो हमें वो आपकी वीडियो सुनकर समझ में आया। और बहुत नहीं तो अल्फाज मैं में। आपको कह रहा हूँ, आप वकील हैं और आपको नहीं समझ में आया, और जनता को क्यों समझ में नहीं आता है? हम तो ये कह रहे हैं कि आप कुछ मत करो, आप सिर्फ मैथिली गुप्त के पीछे खड़े हो जाओ, ठीक है ना? मैथिली गुप्त सब जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हैं। जी जी क्या प्रॉब्लम है?
नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इनको जब ये झटके खाएंगे तब तो समझ में आएगा ना, जो झटके तो खाएगा अब वही भैया आएगा। झटके खा के जो है ना, अब तो उनको जाओ बैठो उनसे संगोष्ठी करो, आपसे बात कर रहे हैं संगोष्ठी करो, कहो लिंक भेजो आपके, आप तो जो है ना ऑलरेडी आपसे जुड़े हुए, लिंक भेजो कभी जुड़ो, और उनसे कहो कि साहब रोज जो है ना आप इतना बड़ा व्यवसाय कर रहे हो, इतने लोग हैं अपने जो है ना, सब लोगों को ब्रीफ करके जो है ना उनको जोड़ो। जुड़ेंगे, और अगर आप आदेश दें तो आशीर्वाद लेने वहाँ आ जाए हम उनको लेकर के। हाँ हाँ आप आ जाइएगा, पूछ लीजिएगा, लेकिन क्योंकि मेरा मूवमेंट बहुत रहता है तो मैं अवेलेबल हूँ कि नहीं हूँ, ये जिससे आपका आना जो है ना असफल ना हो, और आइए आइए, आना ही चाहिए। अब हाँ समय आ तो गया है, अब नहीं जगोगे तो कब जगोगे। और उनका मैं तो, अच्छा ये बताओ मेरे कितने वीडियो हैं जिसमें मैंने बनियों को लिटरली गाली दी कि अब तो जाग जाओ यार, कितना अत्याचार सहोगे। मगर बनिया ऐसा है ना कि गाली भी खाएगा और दूसरे पैर छुए जाकर, अपने समाज को बढ़ता नहीं देख सकता है ना, ना अपने लोगों को बढ़ता देख सकता, हवा में लगता है, और जब फंस जाएगा अरे तो भाई। यार जो है ना, छोड़ो बढ़ता घटता यार, जुड़ जाओ, इसमें जुड़ने में तो आपका ही भला हो रहा है ना। जी जी। और हम तो ये कह रहे हैं कि अपन जो है ना ये अब एप्लीकेशन में लोगों को महिमा मंडित करना बंद करें, हम कानूनी भाषा को, और ये आप लोगों की ड्राफ्टिंग का हिस्सा नहीं है तो वो ड्राफ्टिंग का हिस्सा बदलिए। नहीं ये आप बदलेगा सर। आप लोगों की ड्राफ्टिंग का हिस्सा तो चार्ट वार्ता वाला है। मैं सबसे पहले विषय के ऊपर ही चालू करूंगा कि मैं एप्लीकेशन इस क्या कहते हैं सीआरपीसी तक प्रेषित कर रहा हूँ, पहली सेक्शन लाइन। 39 सीआरपीसी के तहत मैं अपने वैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। जी तो जी। पहले जो है ना सेक्शन 39 के 2-3 लाइन लिखो कि सेक्शन 39 के मेरे मेरे ऊपर जो है ना ये वैधानिक जिम्मेवारी सौंपी है। अब मेरे पास जो है ना एक संज्ञेय अपराध का जो है ना जानकारी आई है, तो वो जानकारी इस तथ्यों के साथ मैं आपको पेश कर रहा हूँ। जी जी। और 154(1) के तहत ये आपकी वैधानिक जिम्मेवारी है। और उसी समय जो है ना दूसरा एप्लीकेशन आप एसपी के लिए भी बनाइए 154 के तहत, उनसे भी कहिए कि साहब आपकी ये वैधानिक जिम्मेवारी है। उस एप्लीकेशन में ऊपरी पहले ड्राफ्टिंग के पहले ही सबसे हाँ ऊपरी। लिखिए लिखिए लिखिए। और संज्ञेय अपराध में पूरे साक्ष्य वाक्य जितने भी हैं सब डालिए कि ये साक्षी भी मेरे पास आए हैं। पर एक चीज सर और नहीं समझ में आती है, रिपोर्ट सबसे चौकी इंचार्ज को आ जाती है, वो फिर गाँव वाला अरे रिपोर्ट आता है। अब ये सब सिस्टम की दुष्टता है। तो उस आप गुलाम हो, गुलामों को गुलामों जैसा पेश किया जाता है। पुलिस लॉर्ड है, वो लॉर्ड जैसी है, तो एसपी क्यों पेंस ले। अदरवाइज एसपी को तो इतना अधिकार दिया गया है कि वो खुद संज्ञान ले सकता है, वो खुद मतलब इन्वेस्टिगेट कर सकता है, वो अपने किसी सबॉर्डिनेट को दे सकता है। आप 154(3) को पढ़िए तो सही भाई साहब वकील महोदय, उसमें लिखा हुआ है कि जिस भी व्यक्ति को एसपी इन्वेस्टिगेशन दे देगा, वह उस थाने में ना होने के बावजूद भी उसे इस पर्टिकुलर केस में सभी एसएचओ के सभी अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। सो ही इज एसएचओ, चाहे वो हवलदार ही क्यों ना हो। जी जी। और उस थाने में उसे होने की जरूरत भी नहीं है, वो मे बी इन एसपी कार्यालय और एनीवेयर एल्स, ही हैज टू बी जस्ट सबऑर्डिनेट ऑफ एसपी, दैट्स ऑल। कानून बट पढ़ो ना भाई साहब, आप पढ़ते क्यों नहीं है। बट कर कहाँ रहे हैं ये ना, प्रॉब्लम तो यही तो भैया आती है। आप इस तरीके के नोटिस दो उनको ना, फिर 156(3) में कोर्ट में लेके जाओ। एक्चुअली में कोर्ट की भी तो आदत नहीं है ना इस तरीके की ड्राफ्टिंग पढ़ने की। उसकी धीरे धीरे ड्राफ्टिंग जब वो जो है ना उसे केसेस लगेंगे, उसके आप रिवीजन में जाएंगे, रिव्यू में जाएंगे, उनके आदेश को चैलेंज करेंगे, तब लोगों की आदत में आएगा। होटल या वो रिपोर्ट थाने से मंगाते हैं, थाना रिपोर्ट बड़ी मुश्किल जाती है, फिर कहानी बना के आप प्रेषित हो जाती है। अब उसमें वो परिवार में दाखिल करते हैं कि साहब परिवार में 56 दिन क्रॉस ऐसा करिए। भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। यदि कोर्ट चाहे तो सीआरपीसी के सेक्शन 202 से 204 के तहत हाँ संज्ञान भी ले सकती है और वारंट भी जारी कर सकती है। सम्मन से छप्पन बिना जारी किए सीधे वारंट जारी कर सकती है। 156(3) के बाद हम परिवार में जाते हैं, उसके बाद पहुंचता है वो। 156(3) में तो एफआईआर दर्ज कराने का आदेश है, ठीक है ना। जी अब जी हम ये जी। कह रहे हैं कि उसको एक कंप्लेंट के रूप में भी ले सकते हैं कि जब हम हाँ पूरा ही कंटेंट दे रहे हैं तो आप 202 से 204 के बीच में संज्ञान ले लो। प्रॉब्लम ये तो होती है ना। 156(3) में यू आर आस्किंग कोर्ट टू डायरेक्ट द पुलिस टू रजिस्टर एफआईआर, राइट। कोर्ट की जी जी। जो वैधानिक जिम्मेवारी 156(3) में है, बट देयर इज अनदर सेक्शन, सेक्शन 200 टू 204, जिसमें आपकी जो है रिपोर्ट एज ए प्राइवेट कंप्लेंट जो है ना रजिस्टर हो सकती है, राइट। जी जी जी। और उसमें जो है उसको ना केवल वो रजिस्टर्ड कर सकता है, मजिस्ट्रेट इज हैविंग द पावर टू नॉट ओनली इशू समन अलोन, बट इट कैन इवन इशू वारंट आल्सो, इट इज जस्ट मैटर ऑफ सेटिस्फेक्शन। बट सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना, इस प्रक्रिया में करीबन उनका साल भर बर्बाद हो जाता है, वो आदमी जो आदमी अरे सरकारी यार आप जो बाकी काम करते रहो,
और ये भी साथ में चलने दो। तो सामने वाला हार मान लेता, कहता भैया घर बैठ जाते तो ज्यादा खाओ ना, अच्छा जूते है। लाते खाओ, फिर क्या बात है, आप जो है ना गुलाम हो, गुलामों जैसे जो है ना आप सफर करो, उसमें क्या दिक्कत है? कोई मना कर रहा है आपको क्या जूते लाते खाने से? बट आम आदमी के साथ यही प्रताड़ना हो गई मैं ना कि इस देखो यार, लेबर में देखो एक चीज समझ लो नीरज, हम्म, कि यदि तुमको कुत्ते ने काट खाया है तो इंजेक्शन लगाना होगा, जी अगर हाँ। और नहीं तो रेबीज होना है आपको। अब तुमको रेबीज करना है कि इंजेक्शन लगाना है, ये डिसाइड तुम खुद करो। ये बात सही तुमने बात है। दुष्टता पूर्वक 75 साल तक साले इन दुष्टों को, राजनेताओं को क्यों जो है ना अपना जो है ना चुना है? ना जिनकी हम्म, शिक्षा है, ना सोच है, ना चरित्र है। जी बताइए जी। मुझे आप, कैन यू टेल मी कि व्हाई यू हैव रियली वोटेड फॉर देम? बाहुबली हैं, अपराधी हैं, और अपने बाद अपने बच्चों को भी जो है ना बनाएंगे वो। बस आंख बंद कर, खुली आंख है मगर पर्दा लगा हुआ, चल रहा है। पर्दा एक्चुअली नहीं लगा है। हम दुष्ट हैं, हम जो है निर्लज्ज हैं, हमें लज्जा नहीं आती है, हमें अत्याचार और जुल्म सहने की आदत पड़ गई है। हो गए हमें हैं। जूते मारे जाते हैं। तो वो हमने एक राजा की कहानी में कई बार सुनाता हूँ, कि एक हम्म, राजा था, वो बड़ा दुखी था कि उसकी प्रजा बहुत सीधी है। तो उसने कहा कि नहीं, वो राजा प्रजा को जगाएगा। तो उसने जी बहुत सोचा, फिर उसने एक आदेश किया, उल जलूल, खुद सोच समझ के उल जलूल आदेश किया कि जी इससे जी। जनता जाग जाएगी। तो उसने राजमहल के सामने जो एक पुलिया थी, रोड जा रही थी, पुलिया थी, तो उस पुलिया से जो भी क्रॉस होगा उसको 5 जूते लगाए जाएंगे, राइट। जी जी। अब जो है 1 महीने बाद प्रोटेस्ट हो गई। तो जी जैसे ही मंत्री ने राजा को बताया कि साहब पब्लिक में जो है बड़ा गुस्सा है और पब्लिक में ने प्रोटेस्ट कर दिया है, तो राजा बहुत खुश हुआ। उसको लगा अंतो गत्वा हमारी प्रजा जाग गई है। उसने कहा कि जा ठीक है, आम सभा में जो है ना सभी लोगों को बुलाओ, मैं सीधे बात करूंगा पब्लिक से। तो सभी लोगों को आम सभा में बुलाया गया। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप बताइए, जो भी गलत हुआ है उसे एकदम ठीक कर दिया जाएगा। तो उनमें से जो नेता टाइप व्यक्ति था, नीरज वैश्य जैसा कोई व्यक्ति था, वो खड़ा हुआ। उसने कहा, हुजूर, जो आपने 5 जूते लगाने का आदेश दिया वो तो उस समय तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आपने जूते लगाने वालों में सिर्फ 2 लोगों को रखा है। जी जी। तो अब जूते लगवाने में कई घंटे लग रहे हैं, तो हुजूर से निवेदन है कि जूते लगाने वालों की संख्या बढ़ाई जाए। तो जी हम जी। सब लोग ये बस ये जूते लगाने वालों की संख्या बढ़ाने की मांग करते रहते हैं। हम इतने निर्लज्ज और दुष्ट प्राणी हो गए। जी जी। ये बताओ, यदि मैं जो बात कह रहा हूँ वो सही नहीं है तो बता दो मुझे। सही बात है। हम मांग यही करते हैं कि हमें और जूते लगाने वाले चाहिए। यहाँ भी थाना खोल दीजिए जिससे हमें 5 जूते और लग जाएं। हम जी ये जी। बात ही नहीं कहते हैं कि पुलिस अपने कानूनी दायित्व का निर्वहन क्यों नहीं कर रही है। और पुलिस से अपने दायित्व का निर्वहन करना राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेवारी है, एंट्री टू शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जी जी। यदि वो अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करती है तो इट इज ए फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। आर्टिकल 356 में ऐसी सरकार को डिसमिस करने की व्यवस्था दी गई है, और उसको जमीन, उस व्यवस्था को जमीन पर उतारने के लिए गवर्नर को हर महीने एक रिपोर्ट बना के भेजना पड़ती है कि हमारी सरकार संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चल रही है। जी अब वो जी। गवर्नर महोदय भी पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल वो हैं, तो वो पॉलिटिकल रिपोर्ट भेज देते हैं, तो वो अपने जो है ना कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। और जी हम जी। गवर्नर महोदय को घेर नहीं रहे हैं, क्योंकि जी जी। गवर्नर महोदय को भी घेरा जा सकता है साक्ष्यों के साथ, डिटेल्स के साथ। वी कैन आस्क द कोर्ट टू इशू द मंडामस टू द गवर्नर। कोर्ट मंडामस जारी कर सकती है ना, मंडामस रिट, जी जी। कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, लिहाजा आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करिए। दिस इज मंडामस। बस यूजीसी कहाँ कर रही है ये बात। किसी ने कहा, आप गए हो, आप गए हम। हो जुडिशरी के पास के साथ जो है ना, ये गवर्नर महोदय, हमारे 80% लोगों की जो है ना FIR ये दर्ज नहीं हो रही है, और ये दिस इज ए फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, दिस फैक्ट शुड हैव, हमने जो है ना गवर्नर महोदय को सूची बना के दिया है, लेकिन गवर्नर महोदय ने अभी भी रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को नहीं भेजी है। लिहाजा गवर्नर महोदय को निर्देश दें कि संविधान की व्यवस्था की फेल्योर हो चुकी है, और जो राज्य सरकार है, जो उसकी संवैधानिक जिम्मेवारी है जनता को अच्छी पुलिसिंग देने की, वो अच्छी पुलिसिंग तो छोड़ो, 80% केसेस में FIR ही दर्ज नहीं हो रही है, और जी। फर्जी लोगों की FIR दर्ज हो रही है। तो इज इट नॉट ए फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी? लेकिन जो भाषा में मैं कह रहा हूँ, किसी ने एक आवेदन लगाया कभी? नहीं लगाया। तो फिर आप
आप जो है, जो जितनी भी पुरानी व्यवस्थाएं हैं वो अंग्रेजों के समय की हैं। उस समय जूते लाते हैं, आप खाते रहे, अब भी जूते लाते खा रहे हो। जो ये राजनेता जिनको आप चुन रहे हो, ना उनका शिक्षा है, ना सोच है, ना चरित्र है। जी जी। रोज भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अपने बच्चों को आगे बढ़ा के उनको भी मंत्री मुख्यमंत्री बनाने की जो है ना साजिश में लगे हुए हैं। जो सर मुझे जो सा कार्यकर्ता हैं जिनके जी कारण वो राजनेता बने हैं, उनके साथ रोज विश्वासघात कर रहे हैं। जिन जिन कार्यकर्ताओं ने इनके लिए लाठियां खाई, जुलूस निकाले, धरने दिए, आम सभा के लिए भीड़ इकट्ठी की, इनके पोलिंग बूथ पे ड्यूटी दी, वही कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके ये दुष्ट राजनेता किनको टिकट दे रहे हैं? बाहुबलियों को, अपराधियों को, दल बदलुओं को, अपने आकाओं के बच्चों को। जी जी तो ये तो अपने कार्यकर्ताओं के भी सगे नहीं है, तो जी इनके जी। पाप का घड़ा नहीं भर गया है? सर मुझे ना थोड़ा सा इस पर डायरेक्शन दे दीजिए। जैसे हमने एफआईआर लिखाई सेम डे के, और हमने इसके पीछे आरटीआई भी डाला था। सेम डे की घटना पे 3 महीने बाद 156(3) के जरिए हमारे पर मुकदमा लिखा गया, और जो उसमें विवेचक तो महोदय 156(3) के तहत किया गया, तो आप जो है उसी 156(3) के तहत जो है ना आपकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? और जब आपने जो नहीं, रिपोर्ट किया था, तारीख लिख जब गई पुलिस है। ने नहीं लिखी, तो 156(3) में आप कोर्ट क्यों नहीं गए? 3 महीने तक आप क्या कर रहे थे? हमारी एफआईआर लिख गई है, और हमारे एफआईआर के एवरेज में हमारे पर लिखाना, वकील महोदय ने सलाह दे दिया कि काम करिए, संगीन अपराध में 156(3) तरफ जाइए और इनके ऊपर मुकदमा लिखा दीजिए, तो बराबर हो जाएगा। तो कोई बराबर नहीं होता है। आप जो है ना, आप उसके प्रमाण के साथ जाइए कि ये झूठा है, इसकी ईआर रिपोर्ट काटी जाए और 182 211 में जो है ना इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। और उसके बाद मैंने तुरंत नहीं क्या नहीं नहीं, कहते हैं देखिए एक उन्होंने जो लिखा FIR होगा उसके आप साक्ष्य इकट्ठे करिए, ठीक है ना? उन साक्ष्यों को लगा के कहिए कि साहब ये जो आवेदन लिखाया गया है, इन्होंने जो है 182 211 का जो है ऑफेंस कमिट किया है और ये जी। शुद्ध रूप से झूठा है। तो इसमें ईआर रिपोर्ट लगाइए और 182 211 के तहत कार्रवाई करिए। मैं इससे प्रॉपर एक नया बयान तरह को ये लो, मैंने आरटीआई तुरंत डाला है कि इन्होंने बयान बयान नहीं, पूरे साक्ष्य करिए, उसे सिद्ध करिए कि ये जो काम पुलिस को करना चाहिए वो काम आपको करना पड़ेगा दस्तावेजों के साथ। तो उसमें 188 यू हैव टू ब्रिंग द एविडेंस कि ये फर्जी रिपोर्ट है, झूठी रिपोर्ट है। पूरी एफआईआर ही झूठी है। हम किनको देंगे? एसपी तो महोदय को देंगे कि विवेचक महोदय अरे को? पहले, अरे खुद विवेचना करो ना भाई, खुद जो है ना उसका इन्वेस्टिगेशन करो, खुद साक्ष्य इकट्ठे करो। साक्ष्य इकट्ठे कर लिए हमने, उनको दिया है, बट करते तो अपनी जो जो मनमानी है। एफिडेविट, लोगों से एफिडेविट दिलाइए बयान के उनके, और फिर उसको दीजिए कि साहब ये झूठी है। और एक्चुअली उनको पुलिस साथ में जो है ना ये लिखिए कि साहब इसमें ईआर रिपोर्ट लगाई जाए, 182 211 के तहत कार्रवाई की जाए। यदि वो वैसा नहीं करता है तो जो है ना फिर कोर्ट को कहा जाए, क्योंकि हाँ फिलहाल 156(3) में कोर्ट से आपकी जो सुनवाई पुलिस नहीं कर रही है उसके लिए अपन कोर्ट में जा सकते हैं, तो कोर्ट में जाया जाए। अगर 188 211 का फॉलो नहीं कर रहे तो इसके खिलाफ भी हम जा सकते, तो 156(3) क्यों के नहीं जा तहत सकते? क्यों नहीं जा सकते? ओके, ये चीज है, मतलब हाँ, इसके खिलाफ और जो है ना उनसे जो है ना उससे लीजिए कि साहब हमने जो आवेदन दिया था, हमारा आवेदन कैसे प्रोसेस हुआ, किसने उसमें क्या कार्रवाई की, उसका डिटेल दीजिए। इसके अगेंस्ट में आगे बढ़े। हमने हाँ, तुरंत तो कहा आप आरटीआई का भी यूज करिए, मानव अधिकार का भी आयोग करिए, यूज करिए कि साहब ये फर्जी रिपोर्ट की गई है, ये हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। तो भाई ये मैंने तो आयोग आपके उत्पीड़न हो गया ना आपका। तो तुरंत हमने रिपोर्ट डाली, आरटीआई डाली कि 154 का फॉलो किया कि नहीं किया। उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि ये तो थाने आई ही नहीं है। कौन सी उसका आपकी आपकी थाने नहीं आई है? मतलब हम तो थाने में एफआईआर दर्ज करा चुके हैं, जो 3 महीने बाद हमारे ऊपर मुकदमा तो लिखा फिर गया। जो है यदि उनके साथ कोई ऑफेंस हुआ था तो 156(3) तब तक एंटरटेन नहीं होता है जब तक फरियादी ये सिद्ध नहीं करता है कि वो जो है ना कोर्ट में से जो है ना उनके पूरे दस्तावेज निकाल लीजिए। क्या उन्होंने अपने आवेदन में ये सिद्ध किया कि उन्होंने पहले पुलिस को रिपोर्ट की है? क्योंकि यदि बिना पुलिस को रिपोर्ट किए आप 156(3) को इन्वोक नहीं कर सकते। देखिए 156(3) इन्वोक ही नहीं हो सकती है। इसमें आरटीआई नहीं लगेगी। कोर्ट में तो कोर्ट के डॉक्यूमेंट तो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, फीस जमा करके उनकी कॉपी ले लीजिए। देखिए, इसी बात पे सर कोचिंग के लिए गए, हाई कोर्ट चले गए कि साहब क्या कहते हैं ये सरासर, वो भी कोचिंग नहीं कर रहे हैं, बस अरेस्टिंग स्टे दे दिया अरे कि यार अरेस्टिंग। देखिए, हर चीज में समय लगता है। आप हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए जाएंगे, वो लगेंगे। आप नहीं उसमें जो है ना अर्ली रिवीजन, अर्ली डेट के लिए जो है ना लगाइए। देखो इसी बात, क्वेश्चन नहीं देखो किया। तुम यदि 4 केसेस में सफल हो जाओगे तो बड़े वकील बन जाओगे। सर क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने टाइम दे दिया, अरेस्टिंग रोक दिया कि अरे इनको अरेस्टिंग। ऐसा ही होता है यार, अभी जो तक जो है ना जुडिशरी को ये सब करने की ही आदत है।
ये छोटी सी बातें आप क्यों नहीं समझते हैं, बताओ ना मुझे। आदत को हमें रोकना है, क्योंकि एक केस मेरे पास ये भी चल रहा है। हमें नई आदत डालना पड़ेगी कि उन्हें वैधानिक ढंग से कार्रवाई करने की आदत होना चाहिए, और तो हमें जो है ना चाटुकारिता के जो है ना आवेदन लिखना बंद करना चाहिए। सर इसका डायरेक्शन दीजिए। हमें जो है, और दूसरी बात ये है, जब सामने वाला ठीक ढंग से विवेचना नहीं कर रहा है तो वो विवेचना हमें करना चाहिए, राइट। हम जो है जिन लोग जो साक्षी हैं उनके जो है ना बाकायदा एफिडेविट कराएं, फलाना कराएं, वो कराएं और उसको लगा के भेजें। तो पुलिस का तो जो है ना जो बयान है एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में 161 के तहत। तो आपका तो जो है ना वो सब चीज एडमिसिबल है। यदि वैसे नहीं मार रहे हैं तो 202 से 204 के बीच में प्राइवेट कंप्लेंट के तहत कंप्लेंट कर दीजिए। और पुलिस एक काम बढ़िया करती है, बड़े मजेदार। आप पुलिस जो है, पुलिस ये अंग्रेजों के गुलामों वाले कानून है, और आपके ऊपर हमारी दुष्ट जो है राजनेताओं ने वही सब गुलामों के नियम थोप के रखे हुए हैं, और आप सब बड़े मूर्ख हैं जो अपने आप को आजाद मान रहे हैं। आपको 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हुए मूर्ख बनाया गया है। आपके ऊपर दुष्टों के गुलामों के नियम थोपे गए हैं, और राजनेता भी ये कोई प्रजातांत्रिक नहीं है, छदम तरीके से आपके ऊपर थोपे हुए हैं। अगर किसी को झूठा मुकदमा भी लिख गया है तो पुलिस ये नहीं, उसने अपना बयान दिया तो पुलिस ही लिखती है, पुलिस बयान चढ़ाती नहीं। पुलिस के बयान की कोई वैल्यू ही नहीं है कोर्ट में। इट कैन ओनली बी यूज फॉर द कॉन्ट्राडिक्शन। जब चार्जशीट आपको ये मालूम है कि पुलिस के बयान की कोर्ट में 0 वैल्यू है। डू यू नो? पुलिस बयान कैन ओनली बी यूज फॉर द कॉन्ट्राडिक्शन बट नॉट फॉर करोबरेशन। ये मालूम है कि नहीं मालूम है आपको? बट मैं चार्जशीट नहीं, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? मैं तो सिंपल आपके ज्ञान की परीक्षा ले रहा हूँ। नहीं सर, मालूम है 161 कोई तो मालूम है, तो इसका मतलब है कि पुलिस के बयान की 0 वैल्यू है जी। और जो आप जो है लोगों के बयान और जो एफिडेविट और ये और वो सब जो इकट्ठा करेंगे वो सब एडमिसिबल हैं कोर्ट में। तो यदि पुलिस नहीं मांग रही है तो आप 202 से लेकर 204 में आपको प्राइवेट कंप्लेंट करने का हक है। उसके प्राइवेट 204 के 202 से 204 के बीच में डाल दीजिए उसको। देखो, आप ये मान के चलो कि पूरे उसमें जो है ना उल्लू बैठे हुए हैं, पूरे उसको गुलस्ता को बर्बाद करके रखा है, सब जगह दलाल बैठे हैं, सब पैसे बना रहे हैं, सब मूर्ख बना रहे हैं, आम जनता परेशान हो रही है। अरे बना क्या रहे हैं, लोग विश्वास भी कर लेते हैं अगर हमको सही सलाह देते हैं। अरे वकील साहब फलाने तो कर रहे हैं, तुम कहाँ फंसे पड़े हो, ये लो तुम तो ऐसा समझा रहे हो कि भाई अब उसमें क्या फंस गए कि चलो भैया वहीं चले जाओ। इस तरह केस निकल गए हाथ से। अब इस केस में पुलिस ऐसा है कि यदि आपने 4 केसेस में चीजों को ठीक कर दिया तो लोग आपके पीछे खड़े होने लग जाएंगे। सबसे अच्छा वकील तो नीरज वैसी है। तो प्रयास मेरा यही है कि इसी में लेवल पे काम कर रहा हूँ। अपने आप को स्थापित करो ना। जी सर। और सबसे बड़ा जो है ना, इस आपके करने से आप कितने लोगों को कर लोगे? सबसे अच्छा तरीका है क्राइम फ्री भारत मिशन से ऐप के माध्यम से जुड़ो, खुद को चंद्रगुप्त बनाओ, गली गली में जाओ, गली मोहल्ले मोहल्ले में बैठ के लोगों को समझाओ और उनको जोड़ो। 2024 में हम सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पूरी शक्ति के साथ पराजित करने वाले हैं। जी जी। चलिए, अब इस बात को हमें समाप्त करना होगा क्योंकि मेरा और कुछ कमिटमेंट है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।